हेलो स्टूडेंट, परमाणु संरचना चैप्टर जो रसायन विज्ञान के अंदर अपने अध्ययन किया था वो कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक हमारा है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि तत्वों का वर्गीकरण करने की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, भी तत्व अपने पास यहाँ पर बात करते हैं कि आज लगभग अगर अपने परमाणुओं की बात करें तो लगभग 114 परमाणु अभी तक, अगर अपने बात करें 114 तक लगभग परमाणु अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिसमें प्राकृतिक परमाणु भी है या प्राकृतिक तत्व भी है और कृत्रिम तत्व भी है, जिन्हें प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है। ठीक है, ये माना जाता है कि परमाणु क्रमांक जो 92 से ऊपर के जो तत्व हैं वो सारे लगभग जो तत्व हैं 92 से ऊपर के 92 से ऊपर के जो तत्व हैं वो संश्लेषित परमाणु हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है और जिनका अर्ध आयु काल लगभग 3 मिनट से भी कम का रहता है। ठीक है, तो ये तत्व जो अपने लगभग 114 से 118 तक अपने मान सकते हैं, इन तत्वों की बात करते हैं, जिनमें परमाणु क्रमांक 92 से ऊपर के तत्व अपने बात की, जिन्हें अति भारी तत्व कहा जाता है। ठीक है, 92 से जो ऊपर के तत्व हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अति भारी तत्व या परा यूरेनियम तत्व जिन्हें नाम दिया जाता है। तो अति भारी तत्व या परा यूरेनियम तत्व, जिन्हें लगभग जो तत्व हैं उन्हें प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है। तो ऐसे तत्व जिनके अपने लगभग 114 जो तत्व आज अपने को ज्ञात हो चुके हैं, तो अपना जो प्रश्न बनता है कि इनका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण क्यों आवश्यकता पड़ी अपने को, वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो जब प्रारंभ में तत्वों को खोजा जा रहा था तो तत्वों की संख्या क्या थी? बहुत ही कम थी। ठीक है, तो उनके गुणधर्मों का अगर अपने अध्ययन करना चाहते थे, तत्वों के गुणधर्मों का लगभग अपने अध्ययन करना चाहते थे, ठीक है, तो वो गुणधर्म क्या से आसानी से अपने अध्ययन किए जा सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो तत्वों की संख्या बढ़ने से उनके बारे में जो अपने अध्ययन करना चाहते हैं, अध्ययन का अर्थ क्या हो गया कि उनके रासायनिक गुणधर्म या भौतिक गुणधर्मों की बात करें। अब जैसे अपने पास हाइड्रोजन है, तो अगर स्टार्टिंग में अगर अपने बात करें जैसे जैसे तत्व खोजे जा रहे थे, ठीक है, तो अपने तत्व की जैसे अपने 9th क्लास के अंदर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो पहले तो ये चीज़ पढ़ी थी कि तत्वों का जो प्रतीक जो दिए गए थे, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अलग अलग प्रतीक चिन्ह प्रयोग किए गए थे, लेकिन जो बाद में बर्जीलियस जो वैज्ञानिक थे, उन बर्जीलियस ने क्या किया कि तत्वों को जो प्रतीक चिन्ह जो दिया गया, उन्होंने वो कहा कि तत्व के नाम का जो पहला शब्द है या जो पहला अक्षर है वो उसका प्रतीक चिन्ह होगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए अपने क्या यूज़ में लिया जाता है? एच को प्रयोग में लिया जाता है। इसी तरह से अब अगर हाइड्रोजन एच से स्टार्ट हो गया हाइड्रोजन, अब दूसरा तत्व कौन सा आ रहा है? हीलियम, तो ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई तत्व पहला तत्व अगर प्रयोग में ले लिया जा चुका है तो अगली बार जब ऐसा कोई तत्व अगर सामने आता है तो अपने क्या करेंगे, उसके दूसरे शब्द का भी प्रयोग लिया जाएगा। तो जैसे सबसे पहले जो तत्व खोजा गया, ठीक है, वो जैसे अपने एच नाम पर कौन सा हो गया? हाइड्रोजन, तो इसका पहला अक्षर कौन है? एच। ठीक है, तो एच प्रयोग में ले लिया। इसी तरह से जैसे इसके बाद में कौन सा आया? हीलियम आया। तो एच तो पहले प्रयोग में ले चुके हैं, तो अब एच अगर दोनों का प्रतीक चिन्ह दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इन्होंने क्या काम में ले लिया? एच ई को काम में ले लिया। तो इस तरह से ये तत्वों की जो प्रतीक चिन्ह की जो तकनीक थी वो किसने दी थी अपने को? बर्जीलियस ने दी थी। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरह से तत्व खोजे जा रहे थे। लगभग अपने बात करें कि सन 1800 के अंदर अगर देखे जाए तो सन 1800 के अंदर लगभग 31 तत्व ज्ञात थे। तो तत्वों की संख्या कम थी, तो कम संख्या थी तो इसका मतलब इनका जो वर्गीकरण है उनकी करने की अपने को आवश्यकता नहीं थी। एक एक तत्व के बारे में अपने क्या कर सकते थे, जो जानकारी प्राप्त कर सकते थे। जैसे अपने बात करें कि हमारी क्लास में अगर बच्चों की संख्या अगर कम होती है तो अपने प्रत्येक बच्चे के बारे में जो टीचर है वो उनके बारे में आसानी से उनकी जो जानकारी वो रख सकता है, आसानी से उनके नाम, उनके जो 10th में या परसेंटेज कितने हैं, वो पढ़ने में कैसा है, कौन से विषय में वो कमज़ोर चल रहा है, ठीक है, कौन से विषय में वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है, या कोई सब्जेक्ट टीचर है, जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हमें अगर बच्चों की संख्या अगर कम रहती है तो हम ये बता सकते हैं
कि कौन से बच्चे को कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है तो संख्या बढ़ने के कारण से क्या होता है कि अपने को उनको वर्गीकृत करना पड़ता है। अब वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जैसे अपने बात करें कि जो विज्ञान जो सेक्शन है उस विज्ञान के दो भाग कर दिए जाते हैं कि गणित, जिनके पास गणित विषय रहता है उनका एक अलग सेक्शन बना दिया जाता है, और जिसके पास बायोलॉजी रहती है, जीव विज्ञान रहती है, उनका सेक्शन क्या बना दिया जाता है, अलग बना दिया जाता है, और जिसके पास कृषि विज्ञान है उसका सेक्शन अलग बना दिया जाता है। तो इस तरह से अपने क्या किया, विषयों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया। तो इसी तरह से तत्वों का वर्गीकरण किया गया, क्योंकि तत्वों की संख्या जब जैसे जैसे बढ़ती गई तो उनके बारे में अपने जो जानकारी रखना चाहते हैं क्या, कि जैसे उनके भौतिक गुण क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या है, तो उनकी जानकारी चाहते थे। तो अपने क्या किया कि समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया गया और असमान गुणों वालों को अलग रख दिया गया। इस तरह से अपने तत्वों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आई कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि तत्वों का जो अध्ययन है उस अध्ययन को आसान बनाया जा सके। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि तत्वों के वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों उनको क्लासिफाई किया गया, तो अपने कहेंगे कि उनका वर्गीकरण करने से क्या हुआ कि उनका अध्ययन करना क्या हो गया, आसान हो गया। उनके आसानी से अपने भौतिक गुण या रासायनिक गुण धर्मों को क्या है आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए तत्वों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब तत्वों के वर्गीकरण करने से यहाँ पर एक नई चीज़ जो सामने आई वो आई हमारे सामने आवर्त सारणी। ठीक है, तो वर्गीकरण से जो चीज़ सामने आती है वो कौन सी आती है हमारे सामने, आवर्त सारणी। तो अलग अलग प्रकार की आवर्त सारणियाँ समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। ठीक है, तो वो आवर्त सारणी क्या है कि अपने कहेंगे तत्वों का वर्गीकरण समूहों और आवर्तता नियम या आवर्त सारणी का जो विकास है वो वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम रहता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आवर्त सारणी एक्चुअल में है क्या, तत्वों का वर्गीकृत समूह है। ठीक है, आवर्त सारणी क्या होती है, तो अपने यहाँ पर कहेंगे कि तत्वों का जो वर्गीकृत समूह रहता है उस वर्गीकृत समूह को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी कहा जाता है। वर्गीकृत समूह का मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर नियम के आधार पर इसको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो वो पर्टिकुलर जो नियम है उस नियम को अपने क्या बोल देंगे यहाँ पर, आवर्तता नियम बोल दिया जाएगा कि किस नियम के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों को हमने वर्गीकृत किया गया, विषयों के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया, उसके पास मैथ विषय है या उसके पास जीव विज्ञान है, तो ये एक वर्गीकरण का विषय रहता है, इस विषय के आधार पर अपने वर्गीकृत किया गया। या हम वर्गीकृत कर देते हैं कि जो लड़के हैं उनको एक अलग सेक्शन में रख दिया जाए और लड़कियों को एक अलग सेक्शन में रख दिया जाए। तो ये जो वर्गीकरण है वो लिंग के आधार पर वर्गीकरण आ जाता है। या अपने अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकृत कर दिया जाता है कि कमज़ोर जो विद्यार्थी हैं उनको एक अलग रूम में रख दिया जाए और जो अगर अध्ययन में जो उच्च कोटि के जो विद्यार्थी हैं उनको एक अलग समूह में रख दिया जाए। तो वर्गीकृत अपने कहा गया कि आवर्त सारणी क्या है, अपने कहा तत्वों का वर्गीकरण का एक समूह है कि वर्गीकृत तत्व वर्गीकृत किए गए उनका एक समूह बना दिया। अब जैसे आपने कह सकते हैं तत्वों का वर्गीकृत समूह अगर हम बनाना चाहें तो हम कहते हैं कि जो ठोस अवस्था में तत्व हैं उनको एक अलग समूह में रख दिया जाए, जो द्रव अवस्था में तत्व हैं उन्हें एक अलग समूह में रख दिया जाए, और जो गैस अवस्था में तत्व हैं उन्हें एक अलग समूह में रख दिया गया। तो वर्गीकृत तत्वों का वर्गीकृत समूह, गैसीय तत्व, ठोस तत्व और द्रव तत्व, तो ये वर्गीकृत समूह हो गया। ठीक है, इसके लिए अपने जो यहाँ पर आवर्त सारणी जो बनाएगी इसका नियम क्या रखा, अपने कहा उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। तो ये इसका क्या हो जाता है, आवर्तता नियम हो जाता है। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण के अपने कहते हैं कि जो आवर्त सारणी है क्या, तो अपने कहा कि तत्वों का एक वर्गीकृत जो समूह होता है उस वर्गीकृत समूह को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी कहा जाता है। तो कोई भी वर्गीकृत जब समूह बनाया जाता है तो उसके लिए समूह बनाने के लिए अपने को किसी न किसी नियम को ध्यान में रखा जाता है, या किस आधार पर अपने वो समूह बनाया गया है उसे क्या कहा जाता है, आवर्तता नियम कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर अपने बात करें जो शुरुआत अगर अपने मानते हैं जो अपने अध्ययन में रखी जाती है, सबसे पहली जो आवर्त सारणी थी वो थी डॉबे राइनर की आवर्त सारणी। ठीक है, तो सबसे पहली जो आवर्त सारणी हमारे सामने आती है
वो कौन सी आती है, डॉबेराइनर की आवर्त सारणी हमारे सामने आती है। तो डॉबेराइनर तो डॉबराइनर की आवर्त सारणी, इसको अपने सबसे पहले अध्ययन देखा जाता है। इसको समझेंगे कि डॉबराइनर ने तत्वों को किस तरह से वर्गीकृत किया। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि अपने क्या तत्वों के गुणधर्मों में, अभी अपने को पता कि तत्वों के गुणधर्मों की एक निश्चित प्रवृत्ति होती है। किसी एक तत्व में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है और हो सकता है उसके गुण किसी दूसरे तत्व के साथ मैच करते हों। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो अपने कहेंगे जो समान गुणधर्मों वाले होंगे तत्व उनको एक साथ रख दिया जाएगा, और जो तत्वों के जो गुणधर्म उनके साथ मैच नहीं कर रहे, अपने जिसके आधार पर यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है उस गुण की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर मैच नहीं करता है तो अपने उसे कहाँ रख दिया जाएगा, एक पृथक समूह में रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो डॉबराइनर ने जो आवर्तता जो नियम को प्रयोग में लिया, इन्होंने परमाणु भार को प्रयोग में लिया। किसको प्रयोग में लिया इन्होंने, परमाणु भार को प्रयोग में लेते हुए इन्होंने तत्वों का एक क्या बना दिया, त्रिक बना दिया। तो इसे अपने त्रिक नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, तत्वों का परमाणु भार को प्रयोग में लेते हुए उनका एक त्रिक बना दिया, उनका तीन तीन का एक अपने कह सकते हैं यहाँ पर एक समूह बना दिया। वो तीन तीन का समूह को अपने क्या कहा जाता है, यहाँ पर त्रिक का नियम बोल दिया जाता है या त्रिक नियम बोल दिया जाता है। ये क्या था, इन्होंने क्या कहा कि अगर दो तत्व, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैंने एक त्रिक लिया, किसका, लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का, एक इन्होंने त्रिक बनाया। अब लिथियम का परमाणु जो भार होता है वो कितना होता है, 7, और पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 39। इनका अगर औसत निकाला जाए तो कितना आता है, 23। तो ये जो 23 परमाणु भार है वो किसका आता है, जो मध्य में जो तत्व रखा जाता है उसका आता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे त्रिक जो बनाने के लिए उन्होंने क्या रखा, एक परमाणु भार को यहाँ पर एक नियम आवर्तता के रूप में रखा कि इस नियम को आधार रखते हुए इन्होंने त्रिक का निर्माण किया। और त्रिक ये कैसे बनाते हैं, इन्होंने क्या कहा हमें कि अगर अपने प्रत्येक तत्व में इन्होंने कहा कि जो हमने त्रिक बनाया है तो प्रत्येक का तत्व का जो परमाणु भार, जो बीच वाला जो तत्व है उसका परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर था। इन्होंने देखा कि जो बीच का जो तत्व था उस बीच के तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्व, लिथियम और पोटेशियम शेष दोनों तत्व हो गए, इनके परमाणु भार का जो औसत भार है वो किसका प्राप्त होता है, अपने को बीच के तत्व का परमाणु भार प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने त्रिक बनाया, जैसे कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, ये भी इन्होंने तत्व जैसे कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम। ठीक है, तो इन्होंने जैसे इस त्रिक के अंदर देखें तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40, और बेरियम का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 187। तो 40 प्लस बेरियम का 137 नहीं 137। तो इनका जो औसत जो अगर निकाला जाए तो औसत जो भार आएगा वो किसका आएगा, स्ट्रेंशियम का आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर औसत मान देखा जाए तो वो कितना आता है, 88। तो ये जो 88 जो मान आ रहा है वो एक्चुअल में 88 मान किसका आ रहा है, ये स्ट्रेंशियम का आ रहा है। तो इन्होंने यही कहा था कि बीच के तत्व का जो परमाणु भार होगा शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है, औसत मान होता है। ठीक है, ये क्या है, त्रिक है। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी अपने त्रिक बना सकते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यहाँ पर ब्रोमीन का अपने को परमाणु भार ज्ञात करना है तो ब्रोमीन का कैसे होगा, जैसे क्लोरीन का कितना होता है 35.5, क्लोरीन का 35.5 और आयोडीन का होता है 127। इन दोनों का औसत अगर मान देखा जाए 35.5 और 127 का अगर औसत मान देखा जाए तो हमको जो औसत मान जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 80। तो इसका मतलब जो 80 जो परमाणु भार है वो किसका आ जाता है, बीच के तत्व का परमाणु भार हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने तत्वों के क्या बनाए, एक त्रिक बनाया। इसे अपने क्या बोला गया, त्रिक का नियम बोला गया। लेकिन क्या हुआ कि जो डॉबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो कुछ ही तत्वों के लिए ऐसे लागू हुआ, क्योंकि प्रारंभ में जो तत्वों की संख्या कम थी तो तत्वों की कम संख्या होने के कारण से उसका जो त्रिक नियम है वो कुछ ही तत्वों पर क्या हुआ, लागू हुआ।
लेकिन बाद में अगर अपने पास यहाँ पर चेन कोर्टोइस एक वैज्ञानिक आए, ठीक है, और चेन कोर्टोइस ने देखा कि ये जो नियम इन्होंने जो दिया था, डोब्राइनर ने जो त्रिक नियम दिया था, वो सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ, ठीक है, तो ये फेल हो गया, ठीक है। डोब्राइनर का जो त्रिक नियम था वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि अपने को यहाँ पर पता है कि इसका जो त्रिक नियम है वो सभी तत्वों पर अपने लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सभी तत्वों पर इस तरह से त्रिक अपने नहीं बना सकते हैं। इसके कारण से ये जो नियम था वो डोब्राइनर का जो आवर्त सारणी थी वो आवर्त सारणी क्या हो गई? फेल हो गई। इसके बाद में अन्य वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने अपने जो आवर्त सारणी दी, जैसे इसमें नाम आता है अपने पास चेन कोर्टोइस, चेन कोर्टोइस, ठीक है, तो चेन कोर्टोइस ने भी अपनी आवर्त सारणी दी और इनकी जो आवर्त सारणी थी वो कैसी थी? वर्ताकार सारणी थी तत्वों की, वर्ताकार सारणी, वर्त के रूप में इन्होंने सारणी बनाई। और यहाँ पर इन्होंने भी जो आवर्त नियम के अंदर जो इन्होंने जो मुख्य बिंदु को ध्यान में रखा वो किसको ध्यान में रखा था? परमाणु भार को ही इन्होंने ध्यान में रखा था। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने एक वर्ताकार सारणी के रूप में तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई, ठीक है, जिसमें तत्वों के जो गुण द्रव्यों में जो आवर्त थी उन्हें पुनरावृत्ति देखने को मिली। लेकिन ये जो आवर्त सारणी थी वो ज़्यादा कोई अच्छी आवर्त सारणी नहीं थी, लोगों का जो ज़्यादा ध्यान इसके ऊपर आकर्षित वो नहीं कर सकी। इसके बाद में जो अगले जो वैज्ञानिक आए वो आए न्यूलैंड, ठीक है, तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग जो आवर्त सारणियाँ दी गई। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, अगली जो आवर्त सारणी है वो किसकी आई? न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसे अपने अष्टक नियम बोलते हैं, जैसे त्रिक नियम था इसी तरह से अष्टक नियम अपने पास आया। अष्टक नियम क्या था? इन्होंने क्या किया कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार, इन्होंने भी देखो किस रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी आवर्त सारणी आई है वो सभी रूपों में किस रूप में रखा गया है? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अपने व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया? तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और इन्होंने देखा कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के जो गुण हैं वो प्रथम तत्व के क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व से अपने प्रारंभ करेंगे, किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुणधर्म प्रथम तत्व के समान होते हैं। तो ये इनका आवर्तता नियम था। इन्होंने कहा कि अपने पहले और जहां से आपने शुरुआत की है उसे पहला मानेंगे और उसके बाद जो आठवां तत्व आएगा उनमें क्या पाई जाएगी? गुण द्रव्यों में अपने को क्या देखने को मिलेगी? समानता देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस नियम के आधार पर मैं अगर तत्वों को व्यवस्थित करता हूं तो देखिए किस प्रकार व्यवस्थित कर सकता हूं मैं यहाँ पर। तो हमने जो तत्व लिए, जैसे अपने तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो देखो तत्व कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद में कहा कि जो पहले तत्व के साथ गुणधर्म किसके मैच करते हैं? आठवें तत्व के। तो लिथियम के साथ कौन से तत्वों के मैच करेंगे? आठवां। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। और इसके बाद में आ जाता है पोटेशियम और कैल्शियम। तो अपने देखो शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं। जैसे लिथियम से शुरुआत करेंगे तो लिथियम के आठवां तत्व कौन सा आता है? सोडियम। अपने बेरिलियम से शुरुआत करते हैं, देखो बेरिलियम से मैंने शुरुआत की 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेरिलियम के गुणधर्म किससे मैच कर रहे हैं? मैग्नीशियम से। अपने कार्बन से अगर शुरुआत करते हैं तो देखिए कार्बन से मैंने शुरुआत की तो 1
2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन के जो गुण धर्म है वो किससे मैच करेंगे? सिलिकॉन से मैच करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैग्नीशियम से दोबारा शुरुआत करें तो मैग्नीशियम के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब मैग्नीशियम के जो गुण धर्म है वो किससे मैच करते हैं? कैल्शियम से मैच करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन वो किस रूप में व्यवस्थित करते हैं? ये एक 8-8 का यहां पर बनाते हैं। ठीक है, एक अष्टक नियम बनाते हैं। ये अष्टक नियम क्या कहता है अपने को कि ये कहा कि जो पहले तत्व का, जहां से आप शुरुआत कर रहे हो उसको पहला तत्व मानो, उसके जो गुण धर्म है उसके बाद में जो 8वां तत्व आएगा उसके साथ उसके जो गुण धर्म है वो क्या होंगे? समानता देखने को उन गुण धर्मों में अपने को देखने को मिलेगी। ये था इनका अष्टक नियम। अब इस अष्टक नियम की कमियां क्या रही? देखो मैंने इसको कहां तक लिखा है? कैल्शियम तक लिखा है। तो अपने इसके नियमों की कमियों की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो पहली जो कमी अपने को देखने को मिलती है, इस नियम की जो कमियां अपने को देखने को मिली, तो पहली कमी ये थी कि ये जो नियम था वो कहां तक चला? कैल्शियम तक ही चला। कैल्शियम के बाद में ये नियम को अपने लागू नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम के बाद में आगे अपने डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक तत्व आ जाते हैं, संक्रमण तत्व आ जाते हैं। तो संक्रमण तत्व आने के कारण से ये नियम उनके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी बात करें कि यहां पर मैंने उत्कृष्ट गैसों को नहीं लिखा। देखें यहां पर हमने हीलियम की बात नहीं की, हमने नियोन की बात नहीं की, हमने आर्गन की बात नहीं की। तो इस नियम के अंदर जो उत्कृष्ट गैसें हैं, ठीक है, जिसे अपने नोबल गैसें बोलते हैं, तो उन उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, तो इन गैसों की यहां पर बात नहीं की गई है। ठीक है, उनको इस नियम के अंतर्गत अपने नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये जो डॉबरमाइनर का जो अष्टक नियम था वो अष्टक नियम यहाँ पर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसे अपने जो हमारा जो म्यूजिकल जो नोट्स अपने बोलते हैं, म्यूजिकल नोट कौन सा होता है? ठीक है, इस नियम को अपने किसके ऊपर देख सकते हैं कि जो भारतीय जो संगीत है, म्यूजिकल नोट, भारतीय संगीत, उसमें जो होते हैं, जैसे अपने पास क्या होता है? सा रे गा म पा धा नी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब नी के बाद में वापस क्या आता है? सा आ जाता है। तो ये जो नियम बनाया इन्होंने, जो भारतीय जो संगीत है उस भारतीय संगीत के ऊपर ही आधारित था। जैसे अपने कहते हैं भारतीय संगीत के अंदर 7 जो सुर हैं, 7वें सुर के बाद में जो 8वां सुर आता है वो कौन सा होता है? पहला ही होता है। तो सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद में वापस कौन आता है? सा आता है। तो पहले का किसके साथ मैच करेगा? 8वें के साथ मैच करेगा। तो इसे अपने जो नियम है वो से म्यूजिकल नोट पर आधारित नियम भी अपने से कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी अपने को कमियां देखने को मिली। कमियां क्या देखने को मिली अपने को? कि ये जो नियम था कैल्शियम से आगे इस नियम को अपने यहाँ पर लागू नहीं कर सके। ठीक है, इसके बाद में जो अगला नियम अपने पास आता है यहाँ पर न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद में जो नेक्स्ट नियम आया वो आया हमारे पास लोथर-मेयर वक्र। ठीक है, अगला जो नियम रखा गया इसके अंदर वो कौन सा रखा गया? लोथर-मेयर वक्र। ठीक है, अब लोथर-मेयर वक्र क्या था, इसके ऊपर अगर अपने बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने तत्वों के भौतिक गुण और परमाणु भार के मध्य आरेख खींचा। इन्होंने क्या किया कि तत्वों के भौतिक गुण व परमाणु भार में आरेख खींचा। कैसा था आरेख, उसका अपने जिक्र नहीं करना क्योंकि ये नियम इंपॉर्टेंट है नहीं, कहीं आता भी अपने उन्हें, सिर्फ ध्यान होना चाहिए कि लोथर-मेयर वक्र है क्या। तो इन्होंने क्या किया कि तत्वों के भौतिक गुण, अब भौतिक गुण कैसे हो सकते हैं? जैसे तत्वों का आयतन हो सकता है, उनका गलनांक हो सकता है, उनका क्वंथनांक हो सकता है। तो ऐसे भौतिक गुण
आयतन, गलनांक या क्वंथनांक और उनके परमाणु भार के अंदर इन्होंने क्या किया, एक वक्र खींचा और इन्होंने कहा कि इस वक्र के अंदर जो एक निश्चित जो पॉइंट था, उस निश्चित पॉइंट पर जो आने वाले जो तत्व थे उनके गुणधर्मों में इन्होंने क्या देखी, समानता देखी। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल सा उदाहरण ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर जैसे परमाणु आयतन को लिया, परमाणु आयतन को ले लिया इस अक्ष के ऊपर, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, परमाणु भार को ले लिया। तो आपने कहा था ना परमाणु भार और किस में खींचा गया था, परमाणु आयतन के जो भौतिक गुणधर्मों में वक्र खींचा गया था। तो इसको इस प्रकार सा एक वक्र प्राप्त हुआ। तो कहता है कि ये जो निश्चित बिंदु है, जैसे अपने वक्र का ये हाईएस्ट पीक है और ये इसकी लोवेस्ट पीक हो गई, ठीक है, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम हो गया और ये इसका घटता हुआ क्रम हो गया। तो कहता है कि हाईएस्ट पीक पर जो तत्व थे वो समान गुणधर्मों के आए, लोवेस्ट पीक पर जो तत्व आए वो समान गुणधर्मों के आए, जो इस आरेख का जो बढ़ता हुआ क्रम था वहां पर समान गुणधर्म वाले तत्व आए, और जो घटता हुआ क्रम था वहां पर भी क्या है, समान गुणधर्म वाले तत्व आए। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि तत्वों के परमाणु जो भौतिक गुणधर्म है और परमाणु भार में क्या किया, इन्होंने एक आरेख खींचा। उस आरेख को ही अपने क्या बोला गया, लोथर-मेयर वक्र बोला गया। तो भौतिक गुणधर्म और परमाणु भार में इन्होंने आरेख खींचा गया। लेकिन ये नियम भी ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ। आवर्त सारणी के अंदर जो प्रथम नियम जो आता है, जिसे प्रचलन में जो आया, वो आती है हमारे पास जो हमारे पास दमित्री-मेंडलीव, ठीक है। तो दमित्री-मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो सबसे ज़्यादा क्रेज में आई। यहाँ से अपने कह सकते हैं कि परमाणु के जो आवर्त सारणी की जो अपने कह सकते हैं कि विकास जो था, जो सही रूप से जिसको कुछ देखने को मिला, वो दमित्री-मेंडलीव को ही तत्वों के परमाणु जो व्यवस्था के अंदर अपने को इनको उपलब्धि प्राप्त हुई। लेकिन इस आवर्त सारणी को भी अपने आज नहीं प्रयोग में लेते हैं, आज तो अपने आधुनिक आवर्त सारणी को प्रयोग में लेते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो दमित्री-मेंडलीव है उन्हें अपने एक तरह से ये कह सकते हैं कि इन आवर्त सारणी के योगदान में मुख्य जो योगदान था वो दमित्री-मेंडलीव को ही था। लेकिन यहां पर इसकी छोटी सी कमी रह गई थी, ये अगर परमाणु भार की जगह पर अगर परमाणु क्रमांक को अगर प्रयोग में लेते तो इनकी जो आवर्त सारणी थी उसको अपने मुख्य माना जा सकता था, ठीक है। तो बाकी अपने दमित्री-मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने करेंगे।